हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का पार्ट 4 मुग़ल साम्राज्य। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा करना मेरे साथ कॉर्पोरेट। चलिए पढ़ते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। यानी एक हिसाब से ये चुनौतियों का सामना करने वाली बात बताया जा रहा है कि मध्यकाल में जो भी कोई भी शासक था, उसके सामने सबसे पहली बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो बहुत बड़ा था, विशाल क्षेत्र था और वहाँ पर बहुत सारे लोग और संस्कृतियों के लोग भी रहते थे। उनमें बहुत विविधताएं थी, तो ऐसे में इन सब पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। यानी जितने भी मुगलों से पहले पूर्ववर्ती मुगलों से पहले जो भी आए थे, उन्होंने कोई भी साम्राज्य की स्थापना नहीं करी थी। तो मुगलों ने ही एक साम्राज्य की स्थापना की थी और इससे पहले अशोक ने की थी स्थापना की, और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, ये डेट ध्यान रख लेना, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। अब सबसे पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा से ही अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी 16वीं सदी से इन्होंने शुरू किया और 17वीं सदी तक आते आते पूरे उपमहाद्वीप पर ही इन्होंने अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी इसकी ये प्रासंगिकता बताई जा रही है कि उनके जो शासन संबंधी जो विचार थे और प्रशासन का जो ढांचा उन्होंने जो बनाया था और शासन संबंधी जो विचार थे वो उनके पतन के बाद भी टिके रहे थे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, राजनीतिक धरोहर शब्दों पे ध्यान देना, राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। यानी ये ऐसी धरोहर थी जिसे हर किसी ने अपनाया। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यही बताया कि जो ये राजनीतिक हमारी धरोहर ही है, जो दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये दिल्ली का लाल किला है। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो महान शासक वंशों, ठीक है, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, पहले ध्यान देना, माता की तरफ से कौन से थे? वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो अब माता की ओर से वो चंगेज खान की तरफ से थे और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। यानी वो अपने आप को जो माता की ओर से कहलवाना उन्हें पसंद नहीं था, वो अपने आप को जो पिता की तरफ से थे उनके वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान ने चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो चंगेज़ खान था, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, तो उसकी जो इतिहास था उसका, वो किससे जुड़ा हुआ था? सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। यानी वो नहीं चाहते थे कि हमें कोई इस तरह से याद करे कि हम उसके वंशज हैं जिन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को मार डाला हो। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। अब ये गर्व का अनुभव क्यों कर रहे हैं तैमूर से? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बस यही कि उन्होंने पहले से ही इस जीत हासिल कर ली थी तैमूर ने, इसलिए ये
अपने आप को इसका अपने आप को इनका वंशज समझते थे कि दिल्ली पर इन्होंने पहले कब्जा कर लिया, तो यानी ये एक तरीके से हमारी ही है। चित्र 2 में देखते हैं। चित्र 2 दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। तो ये बस ये बताया जा रहा है कि पूछ रहा है कि ये जो चित्र दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जो मुगल राजत्व का दावा ये जन्म सिद्ध के रूप में था या नहीं। तो हम देखेंगे आगे कि जन्म सिद्ध के रूप में तो था, लेकिन इसमें भी कुछ ये नहीं, ज्येष्ठा वाला नहीं था, यानी जो बड़ा पुत्र होगा वो राजा बनेगा। यहाँ पर सबको अपना अपना जितना भी उनकी ऊर्जा थी उसको दिखाना पड़ता था कि आप शासक बनने के लायक हो या नहीं हो। तो बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई, बाप को भी बंदी बना लिया, बेटों को भी मार दिया, बेटों ने बाप को मार दिया। तो यही कहानी इसमें चलती है। तो यही है कि इसमें जो मुगल राजत्व का दावा था जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में, वह करते तो थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, लेकिन वैसा उस तरीके से नहीं करते थे कि ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगा। चित्र 2 में देखते हैं क्या है। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। यह तैमूर है बीच में, और ये सारे इनके उत्तराधिकारी हैं। ये उत्तराधिकारी हैं। मध्य में तैमूर है, ये जो पीछे बैठे हुए हैं सबसे बीच में, जो इनके पीछे ये लग रहा है प्रभा मंडल टाइप का, ये तैमूर है, जो ये दिखा रहे हैं कि हम इनके वंशज से हैं। और उनके दाहिने ओर उनका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। तो इनका ये वाला इनके दाहिनी हाथ में, यानी ये वाला इनका दाहिनी तरफ है, और इनके ये इधर साइड में है इनके जो मीरन शाह हैं, ये जो बाबर के लकड़ दादा थे। और उसके बाद अब्बू सैद, बाबर के दादा, यानी ये दूसरे नंबर पर अब्बू सैद हैं। तैमूर की बाईं ओर, यानी इस साइड तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा, यानी जो ये वाले हैं ये बाबर के परदादा हैं, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। और उमर शेख, बाबर के पिता, ये बाबर के पिता हैं, इधर जो बैठे हुए हैं। तैमूर की दाहिनी ओर, तैमूर की अभी फिर से इधर ही आते हैं, इधर तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति, ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो तीन व्यक्ति लाइन से बैठे हैं, ये हैं बाबर, यानी ये वाले बंदे जो बाबर हैं। फिर ये वाले अकबर, और ये वाले हैं शाहजहां। ठीक है, तो ये वाला बाबर, अकबर और शाहजहां। उनकी दाईं ओर उसी क्रम में उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो ये इस तरीके से चल रहा है कि जो तैमूर है बीच में, तैमूर के राइट साइड पर हैं सबसे पहले, फिर इनके बेटे ये दूसरी तरफ हो गए, फिर तीसरा, फिर चौथा, राइट इनके बाईं तरफ में, फिर इसके बाद यहाँ आते हैं बाबर, फिर ये वाले जो आते हैं ये इनके बेटे हुमायूं, और फिर इधर जो आते हैं ये वाले, ये हैं अकबर, और ये वाले जो हैं अकबर के बेटे, ये वाले अकबर के बेटे जहांगीर, और फिर ये वाले आते हैं शाहजहां, और शाहजहां के ये हैं बेटे औरंगजेब। तो इस तरीके से ये इधर पिता बैठे हुए हैं, इधर बेटे बैठे हुए हैं। यानी इस चित्र में पूरे में ये दिखाया गया है कि जो ये जितने भी मुगल सम्राट थे वो अपने आप को जुड़ा हुआ मानते थे तैमूर से, और सभी को पसंद था कि हम इनके वंशज कहलाएं और इनके साथ ही अपने नाम को जोड़े रखें। इसलिए ये पूरा एक चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। यही है वंशावली का प्रदर्शन। ये क्या है, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। जो हमने देखा है वही है ये। मुगल सैन्य अभियान, हम मुगल सैन्य अभियान देखेंगे। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो अब पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो मुगल शासक बाबर ने किस राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था 1494 में। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, वो बस 12 साल के थे। मंगोलों की दूसरी शाखा
उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी जो मंगोलों की जो दूसरी शाखा हमने ऊपर पढ़ी थी, उज़्बेक, उन्होंने आक्रमण कर दिया और उनकी वजह से बाबर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने, यानी बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर बहुत सालों तक जब वो भटकते रहे तो 1504 में बाबर ने फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो बाबर से संबंधित है। सबसे पहला 1494 में उन्होंने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उसके बाद उज़्बेकों ने उन्हें हरा दिया और वो छोड़ के चले गए। फिर 1504 में फिर से वो आए, काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 1504 के बाद 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत के युद्ध में हराया। और इसी को बोलते हैं पानीपत की लड़ाई। किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और उसके बाद दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। तालिका 1 में अभी देखते हैं हम। सबसे पहले उन्हें सैन्य अभियान है, उन्हें देख लेते हैं। तालिका 1, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर हैं पहले नंबर पर। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। ये हमने देख लिया ऊपर। तो पानीपत का अभी आपसे कोई भी पूछे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जैसा कि ये फोटो दिखाया गया है बाबर का, ये बाबर का ही फोटो है। तो जैसा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कितनी तगड़ी बॉडी है, कितने चौड़े होंगे, क्या होंगे, देखना। और इस ये चित्र उनको देखकर ही तो बनाया गया है। तो जैसा चित्र बनाया गया, जैसा वो थे वैसे ही बनाया गया है। तो इनमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इनका, मतलब मसल्स वगैरह नहीं दिख रहे। तो कैसे कह सकते हैं कि कैसे कितने बड़े होंगे वो। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फिर 1527 में खानुवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। फिर 1526 में पहले इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके बाद 1527 में खानुवा में हराया राणा सांगा को। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। यानी 3 सालों में लगातार इन्होंने पहले इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में, फिर खानुवा के युद्ध में राणा सांगा और चंदेरी में राजपूतों को हरा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत, खानुवा, चंदेरी किससे संबंधित हैं? तो ये बाबर की लड़ाइयाँ हैं, बाबर के अभियान हैं। ठीक है, तो इसे गलत मत करना। पानीपत, खानुवा, चंदेरी, पानीपत, खानुवा, चंदेरी, ये तीनों के तीनों बाबर से रिलेटेड हैं। और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित किया। यानी इन्होंने जो दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर लिया था, तो इन्होंने एक नींव डाल दी थी। इसके बाद यहीं से ही साम्राज्य का विस्तार शुरू होने लग जाएगा। इसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार, जैसे कोई भी वसीयत लिखता है वैसे ही इन्होंने भी अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। इन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। इनमें लड़ाई हुई और जो मिर्जा मिर्जा कामरान थे, उन्होंने इनको धोखा दिया। और जो अफगानी लड़ाई चल रही थी, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, अफगान समर्थक, अफगानों से लड़ाई हो रही थी बाबर की भी, तो इनकी भी जब लड़ाई हुई तो यहाँ पर हुमायूं उनके सामने फीके पड़ गए और जीत नहीं सके। फिर शेख खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। अब यहाँ से जो शेख खान थे उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया, पहला चौसा में और दूसरा कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। यानी वो भी अब यहाँ से भाग गए। पहले बाबर भी चले गए थे, हमने देख लिया, अब हुमायूं भी चला गया। उसके बाद ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। अब ईरान जब वो चले गया तो उसने हुमायूं ने वहाँ पर सफाविद शाह एक आदमी है, उसकी मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। फिर से इन्होंने जैसे बाबर ने किया था वैसे ही इन्होंने भी कर लिया। परंतु अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। इस इमारत में जो राइट साइड पर बनाई गई है, और ये जो इमारत है ये एक तरीके से पुस्तकालय है ये। और उन्हें
पुस्तकाल पुस्तकों को पढ़ने का शौक था, तो ये उनकी लाइब्रेरी थी और इसी में ही उनकी एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। तो कोई अगर आपसे कोई पूछा, कोई प्रश्न आ जाए कि हुमायूं को लड़ाई लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया या फिर उसकी किसी सेना में किसी सेना लड़ते लड़ते मारी गई और उसे भी मरवा दिया गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इनकी मौत दुर्घटना में हुई थी और एक लाइब्रेरी में हुई थी। अब देखते हैं तीसरा, अकबर के बारे में। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना, ये हमने देख लिया था, 13 वर्ष की आयु थी तब इनकी। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बेरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। यानी जब वो छोटी उम्र में थे तो बेरम खां और उनके जो घरेलू कर्मचारी थे उनको उनको सहायता करते थे। लेकिन जब वो बाद में जब बड़े हो गए तो उन्होंने इनसे अब वो स्वतंत्र हो गए, यानी अपने डिसीजन वो खुद ले सकते थे अब। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। अब अकबर ने ये सारी चीज़ें करी। सूरी और अन्य अफगानों जो अफगान से लड़ रहे थे, हुमायूं जब वो भाग गए थे, इसी तरीके से अकबर ने भी लड़ाई लड़ी और बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब इन्होंने चित्तौड़ और रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। अब यहाँ गुजरात की बारी आती है। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। यानी इन्होंने रणथंभौर राजस्थान पे भी कब्जा कर लिया, उसके बाद गुजरात पर भी कर लिया, इसके बाद फिर बिहार, फिर बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर भी इन सब पे पूरे पे कब्जा कर लिया। अब अभियान चलाए जिन्हें 1589 से 80 में 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585-1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया। अब जो सफाविद थे उनको भी हरा दिया गया और कांधार पर भी कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात, यहाँ पर कश्मीर भी आ गया है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात, मिर्जा हाकिम इनके सौतेले भाई हैं, ये रहे, के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पर काबुल भी आ गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यानी इनके बेटे ने भी विद्रोह कर दिया, राजकुमार सलीम, और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जो जहांगीर बना था वो उसका नाम सलीम था। देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। इसने भी आगे बढ़ाया उनके सैन्य अभियानों को। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे उसमें अमर सिंह है, उन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिखों ने अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ये खुर्रम जो है उन शाहजहां का ही नाम है, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब जैसे इन्होंने अपने पिता के लिए विद्रोह कर दिया था और इसके बेटे ने भी गद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। अब शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाह दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अब शाहजहां ने भी बहुत अभियान जारी रखे दक्कन में। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह कर दिया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। ये सारे यहाँ पर बस अभियान बताए जा रहे हैं और जरूरी नहीं आपको ये सारे अभियान याद हों। बस ये बताया जा रहा है कि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने बस कब्जा करना चाहा और लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे भारत को एक कर दिया।
परिणामस्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। जब ये अभियान असफल रहा तो कांधार फिर से सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। अब इनके बेटों में भी हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। और इसमें किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अपने बाप को आगरा में कैद कर दिया। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली, मतलब पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल सकी। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे राजपूत, उन्होंने क्यों विद्रोह कर दिया? क्योंकि ये जो मुगल थे वो इनके ना आंतरिक राजनीति में उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। यानी जो मराठा सरदार शिवाजी थे उनके विरुद्ध जो मुगलों ने अभियान चलाए थे वो थोड़े से प्रारंभ में तो सफल रहे थे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। अब यहाँ से वो भाग गए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। किसने? शिवाजी ने। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अतः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। अब यहाँ पर छापामार पद्धति का मतलब होता है छुप करके हमला करना। यानी जो आपकी जियोग्राफी होती है, वहाँ का जितना भी इलाका होता है, मुगलों को नहीं पता था, लेकिन मराठे उनसे जानते थे उन सारे इलाकों को। जैसे ही वो जाल बिछा देते थे, जैसे ही उनकी सेना आती थी और ये मराठा जो थे पीछे से या जैसे मर्जी भी दुबक करके उन पे हमला कर देते थे और निकल जाते थे। और जो जिनको रास्ते का पता नहीं था, जैसे जंगल वगैरह में, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से हमला हो रहा है। तो ये होता है छापामार पद्धति। इनके विरुद्ध जो औरंगजेब ने स्वयं ही प्रबंध स्वयं किया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब ये सारे थे जिनका इन्होंने सामना किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब भाई इसकी मृत्यु के पश्चात भी युद्ध शुरू हो गया। तो ये सारे हमने देख लिए हैं। वापस ऊपर चलते हैं। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़ लिया हमने ध्यान से। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ जो दोबारा से हो रही हो? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। ठीक है, हमने देख लिया, क्योंकि अफगान ही है ना मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, ये जो हम अध्याय 7 में देखेंगे, सिखों और एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। हमने यहाँ पर भी देखे, इनमें भी लड़ाइयाँ होती रही हैं। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? यानी जो बोल रहे हैं कि अकबर और हुमायूं में जो सफाविद ईरान था, वहाँ उनसे कैसा, दोनों का कैसा संबंध था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? तो ऐसा तो नहीं है, नहीं हो पाया था अंत। चित्र 4 देखते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि युद्ध अंग्रेज भारत में क्या क्या लेकर के आए थे, तो तोप और गोलेबारी का यूज़ भी उन्होंने ही किया था सबसे पहले। तो ये वाला जो सेंटेंस था वो गलत था।
तो सबसे पहले उन्होंने नहीं किया था, उससे पहले ही जो बाबर ने इसका यूज़ कर दिया था पानीपत के पहली लड़ाई में, और ये किया था 16वीं शताब्दी में। तोप और गोलाबारी का युग, ये रही तोप, चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र 3 दिखाया गया मुगल फौज अभियान पर। ये मुगल फौज है, देखिए हाथी, सारे यहाँ सैनिक चल रहे हैं आगे आगे पूरे घेर करके। इधर घोड़े हैं, आगे सैनिक हैं, पीछे घोड़े हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक, जो बारूद जो था उसकी तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई, भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। और बाबर ने तो इसे 16वीं शताब्दी में यूज़ किया था, तो उससे पहले ही आ गई थी 14वीं शताब्दी में। अग्निशास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। तो सबसे पहले इसका जो यूज़ हुआ था वो गुजरात, मालवा और दक्कन में हुआ था। अगर फिर से ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किसने किया था, बाबर ने किया था पानीपत की लड़ाई में, तो ये भी गलत होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग हो गया था वो 14वीं शताब्दी में ही हो गया था, गुजरात, मालवा और दक्कन के प्रदेशों में। 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, फिर बाद में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इस पर प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। ये पूरा है मानचित्र एक, अकबर का शासन 1605। 1605 में सारा अकबर का शासन दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये देखो, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, मालवा, ये रहा रणथंबोर जो हमने देखा, चित्तौड़, उड़ीसा, बंगाल, मथुरा, आगरा, दिल्ली, जो दिल्ली और आगरा सबसे पहले ही थे। फिर पानीपत की लड़ाई जो हमने देखी, पंजाब, ये रहा कांधार, कांधार को भी अपने कब्जे में कर लिया था। फिर काबुल को भी कर लिया, श्री कश्मीर को भी देख लिया था हमने, फिर लाहौर, ये सारे देख लेते हैं कि सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था। गुजरात, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, यानी जो उत्तराधिकार का परंपराएं थी वो देख रहे हैं कि कैसे कौन सी परंपराएं चलती थी यहाँ पर। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोई पुत्र ज्येष्ठ होगा यानी सबसे बड़ा पुत्र होगा तो उसको गद्दी मिले, ये वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथाओं को अपनाते थे। इसके उत्तराधिकार की, सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा, ये ध्यान रख लेना सहदायत क्या है। जिसमें, और इस वाली परंपरा में क्या होता था, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमार के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? अब सबसे सही तो ज्येष्ठाधिकार ही होता है अगर इन दोनों में कंपैरिजन की जाए, क्योंकि हमने देख लिया सहदायाद के चक्कर में लोग सभी ने अपने भाइयों को मार दिया, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था अपना राज्य, कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो इसलिए ये तो पद्धति बहुत बेकार है। ये देखते हैं राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर यानी वर्तमान के जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ये बता रहे हैं कि उन्होंने राजपूतों से शादी करके संबंध स्थापित किए, और ये संबंध जब स्थापित करते हैं तो इससे शांति बनी रहती, शांति के लिए करते हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, हमने देखा अभी राजपूतों के साथ शादी हो रही है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो ऐसा नहीं है कि सभी राजपूतों ने कर लिया, किसी किसी ने विरोध भी किया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक
मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन और वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। उनकी जागीरें कैसे कर दी? वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यही चीज़ थी। ये अलग था। जो जैसे आप बाद में देखोगे, जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने तो अपमानित भी किया था और हराया भी था। वो बाद में सीखे थे ये बात। तो लेकिन जो मुगल थे इन्होंने एक बात जान ली थी कि भाई पराजित तो कर दो लेकिन अपमानित मत करो। और इन्होंने ऐसे ही किया, अपमानित नहीं किया, पराजित कर दिया, फिर जागीर उनको वापस कर दी गई और अपमानित भी नहीं किया। और इस वजह से उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। ये वैसा ही है जब आप लड़ाई कर लेते हो किसी से, फिर बाद में जा करके हाथ मिला लेते हो। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, और ये कठिन इसीलिए ही था, जैसा कि हमने तालिका एक में देखा था, कितनी लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से शासन करते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? हमने देखा था ना ऊपर कि उन्होंने, औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान कर दिया था और फिर वो जेल से भाग गए और फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया। यही सब चीज़ें। मनसबदार और जागीरदार देखेंगे। मनसब कौन होते हैं, मनसबदार कौन होते हैं, जागीरदार कौन होते हैं? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। ये हमने देख लिया था। जैसे साम्राज्य में बहुत से विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो रहे थे, तो उसी क्षेत्र से काम करने के लिए लोगों को उसी क्षेत्रों से ही चुन लिया गया था। तो उसी से सामाजिक समूहों के सदस्यों को भी प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे। शुरू शुरू में तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो जो मुगलों की सेवा में जो नौकरशाह थे उन्हों को ही कहलाया गया मनसबदार। तो ध्यान रख लेना, मनसबदार कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। मनसबदार शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनको कोई मनसब को मतलब है कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, तो उनके लिए मनसबदार शब्द का यूज़ किया जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद और वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या क्या किए जाते थे? एक श्रेणी व्यवस्था थी, वही नौकरशाह वाला ही श्रेणी व्यवस्था, जिसमें पद बता दिए गए, कितना वेतन होगा पद के हिसाब से, और सैन्य उत्तरदायित्व कितना है, ये सब निर्धारित कर दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब ये जात क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड पर जात की श्रेणियां। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। 5,000 जात हैं तो वो जाहिर सी बात है 1,000 से ऊंचा ही होगा। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसी मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका क्या इसका अर्थ यह हुआ है कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? प्रश्न जरूर पूछते हैं ये एंड में। चलिए आगे देखते हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी जैसे ही सैन्य उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे जा रहे हों, उसी के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। जो सवार हैं, जो घुड़सवार होते थे, उनको निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। घोड़ों को भी दगवा रहे हैं और सैनिकों का पंजीकरण भी करवा रहे हैं।
इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी ये एक नियंत्रण वाली बात बता रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तभी आपको वेतन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर घोड़े फिट होंगे और सवार भी फिट होंगे, उन्हें आता होगा ये सब काम करना, तभी उनको वेतन मिलेगा। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जिन्हें जागीर कहते थे। अब जो मनसबदार थे वह वेतन कैसे पाते थे? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, यानी उन्हें भूमि दी जाती थी और उससे वो राजस्व एकत्रित करते थे। समझे? और जो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि को बोला जाता था जागीर। कहते हैं ना, तेरे बाप की जागीर है ये, कहता है मेरी जागीर है ये, तो वही वाली चीज। तेरे हाँ, जागीर कहते थे, और जो तरकीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता हमने पिछले साल में पढ़ लिया है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि मनसबदार उन पर जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। बस उससे वो राजस्व ही एकत्रित कर सकते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा और इन जागीरों का आकलन सावधानी पूर्वक किया जा रहा है, ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्रांत राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो प्रांत था, प्रांत राजस्व, वो क्या हो गया था, मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। मनसबदार यानी जो नौकरशाह थे, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। वही इकोनॉमी वाला हिसाब, मांग ज़्यादा है, डिमांड कम है। सॉरी, अगर मांग ज़्यादा है यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, इंतजार ही करना पड़ेगा। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर ले। तो जिनके पास जागीर मिल गई है, वो कहते थे भाई जितना इसे लग चूसना है चूस लो, फिर नहीं हो पाएगा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब यहाँ औरंगजेब की असफलता के बारे में बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन तो हो रहे थे, लेकिन औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और ये किसानों को मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो जागीरदार थे, वो राजस्व वसूल करने के ही चक्कर में लगे थे, और राजस्व किससे वसूलेंगे? किसानों से ही वसूलेंगे। और इस तरह से किसानों पर बहुत मुसीबतों का सामना टूट पड़ा था, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। यह है चित्र 5। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। यहाँ पर एक मनसबदार है, ये रहा बीच में जो बैठा हुआ है, और ये सारी सेना है, ये घुड़सवार है। चित्र 6, शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्रका के ब्यौरे। ये शाहजहां के काल का है। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, जैसे कि हमने देखा, अकबर क्या करता था, सावधानी पूर्वक आकलन करता था और किसी को फालतू ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पहला और दो दो चित्र हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये किसान है, देखो कितना गरीब है, इसके हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देखो इसका पेट लटका हुआ है इनके, और ये यहाँ पर इनसे पोटली ले रहे हैं। तो भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, यहाँ पर ये भ्रष्ट अफसर हैं, ये रे भ्रष्ट अफसर, ये रिश्वत ले रहे हैं। और दूसरा एक कर अधिकारी, ये रहा एक कर अधिकारी, एक गरीब किसानों को सजा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना राजस्व नहीं चुका पाए हैं। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। सभी का था, हम जब से देखते हुए आ रहे हैं प्राचीन समय से, आमदनी का प्रमुख साधन तो यही होता है, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द
जमींदार का प्रयोग करते थे। यानी जितने भी यहाँ पर जितने भी मध्यस्थ थे, बीच के जितने भी लोग थे, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, सभी के लिए मुगल क्या यूज करते थे? जमींदार। ये सब जमींदार हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने, अब ये भी यार प्रश्न बन सकता है, जो टोडरमल थे वो किसके राजस्व मंत्री थे? तो वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? फसल पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक पूरा जो प्रांत था उसको राजस्व मंडल में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। यानी जितने भी कोई भी फसल होगी उसके लिए अलग अलग सूची बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अब इसे याद कर लेना, जब्त किसे कहा जाता है? तो राजस्व प्राप्त करने की, जो ये राजस्व प्राप्त कर रहे हैं इस तरीके से पूरी टोडरमल ने जो बनाई थी उस पूरी को जब्त बोला जाता है। और पूछा भी जा सकता है ये जो जब्त किसमें कौन लेकर के आया? तो ये अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा लाई गई थी ये प्रणाली। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी जहां पर अच्छे से हिसाब रख रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं वहीं पर तो ऐसा होगा। अगर जो दूर होगा जहां पर नहीं रख पा रहे हैं तो वहां तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत दूर थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। यानी वही, ज़्यादा शोषण करोगे तो विद्रोह कर ही देंगे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो एक ही जाति के जमींदार और किसान दोनों साथ में मिल गए और वो मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो यह किसान विद्रोहों ने बहुत चुनौती दी थी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अब यहाँ पर ध्यान देना, अबुल जो फजल थे, अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। वो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखा था और ये अकबर के शासनकाल का इतिहास है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज जो थे उनका बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल का है और तीसरी में आईने अकबरी है। तीसरी वाली जो जिल्द है वो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। यानी इसमें सबका संख्यात्मक विवरण दिया गया है। ये चित्र 7 देखते हैं। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये रहे अकबर और ये किताब ले रहे हैं। अकबर की नीतियां नज़दीक से एक नज़र। अब अकबर के बारे में फोकस कर रहे हैं सिर्फ। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। साम्राज्य किसमें बटा था? प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। जो प्रांत थे उन्हें ही सूबा कहा जाता है और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। तो जो सूबेदार होते थे वो दोनों ही करते थे, सैनिक का भी और राजनीतिक का भी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सूबेदार थे उनका काम सिर्फ सैनिक वाला होता था, तो ऐसे ही गलत होगा। उनका काम दोनों था, राजनीतिक भी था और सैनिक भी था। प्रत्येक प्रांत, जिसे सूबा बोला जाता है, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था।
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसा कि बख्शी, बख्शी को बोलते हैं सैनिक, वेतनाधिकारी। ये सारे नाम याद करने हैं, इनसे सही प्रश्न पूछा जाएगा। बख्शी सैनिक, वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मात किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। आपने ये नाम अभी अभी आज में भी सुने ही होंगे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। एक मिनट पहले देखते हैं ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है। नहीं, कुछ नहीं छूटा। मैं इसलिए देखता हूँ ना क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो बॉक्स से बनते हैं, और बॉक्स अगर एक भी छूट गया तो समझ लेना उसकी आपके एक प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ गई। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरूनिया मेहरूनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। ये आप है ना, जब महिला वाला टॉपिक लिखते हो तो उसमें नूरजहां का जिक्र कर सकते हो। तो नूरजहां जो है एक खिताब है, वैसे उनकी पत्नी का नाम था मेहरूनिसा। तो नूरजहां थी वो जिन्होंने सहयोग दिया शासन में। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ। ठीक है, दोनों दोनों तरफ सिक्कों पे ये लिखा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। ये जो फरमान है, ये बाईं ओर ये वाला नूरजहां का फरमान, ये जो फरमान है ये नूरजहां ने ही जारी किया है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, जो गोल मोहर है यानी ये वाली जो गोल मोहर है, और ये जो चौकोर मोहर है, चौकोर मोहर आपने देख ली यहाँ पर। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है, और गोल मोहर बताती है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। जब तक वो उनके साथ चलते रहे थे, वफादार रहे थे, तब तक तो सही था। अब क्योंकि यही अभिजात जब स्वतंत्र हो गए, ये वैसे ही अगर कोई किसी नाई की दुकान में कोई काम कर रहा है और फिर सारा काम वाम सीख करके वो अपनी खुद की दुकान खोल लेता है, तो इसी तरीके से यही है। तो अभी ये जो वफादार थे अभिजात जितने भी वफादार थे अकबर के थे, फिर बाद में स्वतंत्र हो गए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई, वो अपने निजी फायदे के लिए काम करने लगे और इससे साम्राज्य कमजोर हो गया। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक के थे और जरदूश धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। चर्चाएं कहाँ हुई थी? इबादत खाने में। यह हम देखेंगे कि जो इबादत खाना था, ये इबादत खाना कहा जाता था, जहाँ पर जो जो अकबर थे वो बैठ कर के सभी से धार्मिक चर्चाएं करते थे। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। मतान्धता क्या है? चलिए यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड पर। ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उससे स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कोई भी ऐसी व्याख्या या कथन जिसे आपने बोला और बोला कि भाई ये अधिकारपूर्ण है, और जैसा हम बोल रहे हैं ये हमारा अधिकार है और आप इसी को मानोगे, और बिना कोई प्रश्न उठाए उसको आप स्वीकार कर लोगे, तो वो बोला जाता है मतान्धता। तो जब भी वो बोलते हैं कि धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। और ये कट्टर के लिए, ये कट्टर वो लोग होते हैं जो किसी की भी नहीं सुनते, बस अपने आप को ही सही मानते हैं।
उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। यानी ये नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं कि जो ऐसे धार्मिक रीति और मतान्धता जो कट्टर होते हैं वो विभाजन करते हैं, वो जो अकबर नहीं चाहते थे। ये अनुभव अकबर को सुलह एवं कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अब ये सारे विचार थे जो उन्होंने फिर सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसका मतलब होता है सर्वत्र शांति, सब जगह शांति बनी रहे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। यानी इनकी जो धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी, और वो किसी भी धार्मिक धर्मों में के अनुयायियों में जो उन्हें धर्मों को मानते हैं उनमें कोई अंतर नहीं करती थी। सब समान थे एक दूसरे के लिए, अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीतिशास्त्र की एक व्याख्या जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। नीति शास्त्र की एक व्याख्या, नैतिकता वाली बातें इसमें थी सारी, जैसा कि अशोक ने चलाई थी वैसा ही था इनका भी, और इसमें भी सच्चाई हो, न्याय हो और शांति हो। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया, इन दोनों ने उन्हें अपनाया था। ये रहे इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। ये पूरा इबादत खाने का चित्र है और यहाँ पर ये अकबर बैठे हुए हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये सब यहाँ ग्रंथ रखे हुए हैं कितने सारे। इनके सामने ये ग्रंथ हैं, ये इधर ग्रंथ हैं, इधर किताबें रखी हुई हैं, इनके हाथ में किताबें हैं, इनके भी हाथ में किताबें, इधर किताबें। तो ये सब पे चर्चा कर रहे हैं ये। इस चित्र में क्या आप जेसुएट पादरियों को पहचान सकते हैं? ये रहे। ये देखते हैं। अकबर के कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया था। इस उद्देश्य हेतु इन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। अब पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो मकतब खाना यानी अनुवाद ब्यूरो बनाया वो किस लिए था? तो संस्कृत से फारसी में अनुवाद के लिए था। या ये भी पूछा जा सकता है संस्कृत से फारसी में अनुवाद के लिए जो मकतब मकतब खाना बनाया गया, अनुवाद ब्यूरो बनाया, वो कहाँ पर बनाया गया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। महाभारत, रामायण और लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। इन सबको चुना गया था, महाभारत का, रामायण का, लीलावती और योग वशिष्ठ का। रज्मनामा, ये प्रश्न आ रखा है पहले कि रज्मनामा क्या है? जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं को विस्तृत चित्रांकन है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रख लेना, फिर से पूछा जा सकता है कि रज्मनामा क्या था। तो रज्मनामा महाभारत का ही फारसी अनुवाद है। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो रज्मनामा है वो किसने लिखवाया था? तो यह अकबर ने ही इसको अनुवाद करवाया था। सुलह कुल की नीति देख लेते हैं यहाँ पर। अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। यानी सभी बोल रहे हैं कि जो ईश्वरीय अनुकंपा के आंचल में सभी वर्ग, जितने भी वर्ग और सभी धर्म हैं, उन सबकी एक ही जगह है। यानी ईश्वर के सामने सभी एक हैं। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, यानी अकबर के विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। ठीक है, असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यानी यहाँ पे सब सहिष्णु होंगे, कोई भी असहिष्णु नहीं होगा। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। ये बात बताई जा रही है। आप इसे उसमें GS4 में यूज कर सकते हैं हम इसको। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, जैसे कि भारत सोने की चिड़िया, ऐसा ही वाला। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। यानी यहाँ पर दोनों चीज थी,
धन संपत्ति भी थी और दरिद्रता भी थी, यानी गरीबी वगैरह। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। सामाजिक असमानताएं दिखाई दे रही हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। कितना ज़्यादा है ये, कि बस 5.6% को ही 62% लगभग दिया जा रहा है। होगी दरिद्रता। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। और वही है, जब निवेश नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे इकोनॉमिकली। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों व अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वही, उनके पास जब धन ही नहीं है तो जो अतिरिक्त संसाधन है उनमें निवेश कैसे करेंगे। जैसे औजारों में निवेश कर दिया, किसी और में निवेश कर दिया। अब वो किसान है, किसान निवेश नहीं कर पाएंगे औजारों में तो वो अच्छी फसल ही नहीं बो पाएंगे। इसी वजह से यहाँ निवेश नहीं कर सकते थे वो। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे उनके हाथों में सारी धन संपत्ति थी, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अब जो सम्राट के जो सेवक थे, यहाँ उल्टा हो गया। अब जो सेवक थे वो शक्तिशाली हो गए और जो मुगल सम्राट था वो क्या हो गया, पतन की ओर चलने चलने लगा। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ये जब हम नेक्स्ट ईयर या 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो मुगल आए, मुगल के बाद जो ये स्वतंत्र राज्य उभरे, फिर अंग्रेजों के साथ कैसे इनका व्यवहार था और कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे ये, और आपस में भी लड़ रहे थे, और इन्हीं का फ़ायदा कैसे अंग्रेजों ने उठाया। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियाँ देखते हैं यहाँ पर। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। जो ओटोमन तुर्की के सुल्तान हैं वो सुलेमान, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उसकी उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। यानी हर किसी से लड़ाई के बारे में बता रहे हैं। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। ये इन्होंने पॉजिटिव वर्क किया था। सम्राट को विधि निर्माता का खिताब दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे, इसलिए इन्हें विधि निर्माता बोला गया। और जो इन नियमों का जो लक्ष्य था वो ये था कि जो प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण किया जा सके, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। किसानों के लिए अच्छा था ये कदम। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान
कानूनी काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। यानी जो सुलेमान कानूनी काल था उसको एक आदर्श शासनकाल माना जाने लगा। यानी ये एक ऐसा काल था जो पता नहीं अब अकबर कब हो। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं, जैसे कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ और ईरान का सफावी शासक शाह अब्बास, और इनमें से कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात था। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इसको चीज़ को हमने पढ़ा है इतना, फ़ायदा क्या होगा इससे कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के समकालीन कौन कौन थे। तो अकबर के समकालीन जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उसके बाद ईरान का सफावी शासक शाह अब्बास, तीसरा रूसी शासक जार जो थे जिसे ईवान दी टेरिबल के नाम से जाना गया है। तो ये सारे के सारे आपके अकबर के समकालीन थे, तो इसे इसलिए ध्यान रख लेना। और अकबर के समकालीन ये भी है सुलेमान। ओटोमन साम्राज्य। कल्पना करते हैं बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे। यानी जब आप पढ़ रहे हो 13 साल के, तो वो 13 के थे अकबर और बाबर। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? तो सोचना जरा आप कि आप क्या क्या ऐसे कानून बनाएंगे, क्या क्या ऐसी नीतियां लेकर के आएंगे जिससे आप उस साम्राज्य को स्थायी रख सकें और समृद्ध भी बनाना है, ये नहीं कि वो गरीबी में डूब जाए। तो हमारा ये पाठ खत्म हो गया। अब हम अगली बार पढ़ेंगे शासक और इमारतें, अध्याय 5। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।